बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट हमने हाफ डन कर लिया चैप्टर नंबर 3 भी। लास्ट लेक्चर में एज़ पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए थे, तो उसमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और मैंने एक क्विज़ भी दिया था, अक्सर लोगों का रिस्पॉन्स मुझे आ भी गया है। और ये अब क्विज हर लेक्चर के बाद, एक लेक्चर के बाद क्विज होगा और एक लेक्चर के बाद असाइनमेंट होगी, ये सिलसिला चलता चला जाएगा। और स्मॉल बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इजी इजी काम होगा इंशाल्लाह, जैसे क्लास में हम इजी इजी लेके चल रहे थे इन चीज़ों को। और ये आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि दिसंबर एंड में या सेकंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर जो है वो आप लोगों का मिड टर्म एग्ज़ाम भी आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो ये क्विजेज और असाइनमेंट का होना बहुत अच्छी बात है। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ही और शी कैन आस्क। सर, जब आपने ओहम लॉ बताया था V इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें आपने आई के साथ M यूज किया था और रेजिस्टेंस के साथ K यूज किया था। तो ये यूज करना कंपलसरी है कि किसी तरीके से आपने सोल्व करके यूज किया था इसे? मैंने जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को आई थिंक शो करने के लिए मैं आपको उस पेज पे ले जाता हूँ जहाँ मैंने किया था, ताकि मैं आपका क्वेश्चन प्रॉपरली गेट नहीं कर पाया कि जो आप कहना चाह रहे हैं। यस सर, एक दफा ना रिव्यू करा दें छोटा सा। वो तो बेटा मैं रिव्यू करवाने के लिए हाजिर बैठा हूँ, लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बेटे ने बात की थी कि एम और एन, वो कहाँ चला गया? आपका बेटा क्वेश्चन मैं गेट नहीं कर पाया, आप काइंडली क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? सर, आपने करंट I के साथ M यूज किया था, फॉर एग्जांपल 100 M करंट। ठीक है। ओके, आगे। तो और क्या नाम है, रेजिस्टेंस के साथ आपने K यूज किया था। तो दैट्स सर, ये नाइस। अब मैं समझ गया हूँ कंपलसरी आपका है कि सवाल। आपने किस ये तरीके से देखो, सोल्व किया? मैं आपको ये बताने लगा हूँ। ये देखो पेपर आपको, मेरा स्क्रीन पे वो मार्कर वगैरह नज़र आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, मैंने लिखा हुआ था अगर यहाँ पर 100 किलो ओहम, दैट के वाज बेसिकली किलो किलो ओहम रेजिस्टेंस हो, और 10 वोल्ट के साथ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, अब इस केस में V कितना है? 10। R कितना है? 100। 100 के साथ लिखा हुआ है K, और K का मतलब अगर आप कंप्लीट, अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने जो स्टडी किया था, इट्स फॉर किलो। ठीक है, 10 हाँ रेज टू पावर 100। 3। अब 1000 जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा, तो 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मिली 10 to the power10⁻³ यानी उसको मैं अगर इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मिली में रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी के को डायरेक्ट मैं मिली में रह गया, कि हमें पता है कि यार जो पावर्स नीचे अगर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाके वो नेगेटिव में हो जाएंगी, और जो पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है वो न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पर 1/10, 1/10 मिली एम्पेयर, 1/10 मिली एम्पेयर का मतलब क्या आएगा अब? 0.1 मिली एम्पेयर। milliampere. होप यू गॉट द आइडिया, जो ए और एम की जो हमने बात की थी। ठीक यस है, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ आप लोगों को दिखानी है, अभी तक हम जो बात कर चुके हैं ना, हमने रिलेशनशिप ऑफ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात की थी। करंट को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है,
उसकी बात की थी, और वोल्टेज को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो बात होगी थी या नहीं हुई थी? रेजिस्टेंस अगर हमारी गिवन है और वोल्टेज वोल्टेज गिवन भी है, गिवन है करंट हम तो हम निकाल करंट सकते हम हैं। फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है तो वोल्टेज हम किस तरह निकाल वोल्टेज सकते निकाल हैं। ये आखिरी बात आई थिंक एक कर्व मैंने ड्रा करके दिखाई थी आप लोगों को। ठीक है। यस सर। तो जैसे जैसे हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, हमारा करंट कम करंट होता चला इंक्रीज जाएगा। होता जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही एक और चीज़ जो आप लोगों के फ़ायदे के लिए, विच इज़ हाईली रिकमेंडेड, के बुक रीडिंग, जो जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए चैप्टर वाइज, उसको आप ज़रूर रीड करें। ठीक है। उसके बगैर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से डेवलप नहीं हो सकेगी। मैं चैप्टर का नोट्स वो खोल लिया मैंने। सर ये आपने सेंड नहीं किया क्लास में? हाँ, क्लास में सेंड नहीं किए, चलिए ये मैं सेंड कर देता हूँ। अभी आप लोगों को एक टास्क कैलकुलेट करंट हमने कर लिया था, और सर ये मिट्स का सिलेबस कितना है? वो तभी बेटा काफ़ी इंशाल्लाह तसल्ली से कर लेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 5 तक हम जाएंगे। ले जनाब, कैलकुलेटिंग वोल्टेज तक हम यहाँ पर आगे थे। इस केस में हमने क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं गिवन दैट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस और करंट है। जो फॉर्मूला हमें ओहम्स लॉ ने दिया V इज इक्वल टू आई आर का, वो उसी फार्मूला के तहत अगर मुझे यहाँ पर करंट पता है और मुझे रेजिस्टेंस का पता है तो आई कैन ईजिली फाइंड वोल्टेज। ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो ये सर। मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए, जैसे पहले क्लास में होता था कि अगर 12 एम्पेयर ऑफ करंट प्रोड्यूस करना हो इसी सर्किट में, 12 एम्पेयर ऑफ करंट प्रोड्यूस करना हो तो आपको कितने वोल्टेज चाहिए होंगे? 1200। एग्जैक्टली 1200 वोल्ट आपको चाहिए होंगे। किसके लिए? 12 एम्पेयर करंट के लिए। ठीक है। तो आइडिया आपको है माशाल्लाह से। और उसके बाद हमने कहा इसमें जो डिफरेंट यूनिट्स हैं और मीट्रिक प्रीफिक्सेस के साथ, अगर माइक्रो एम्पेयर है तो जैसे ये वो कैसे कैलकुलेट करना है, या मिली एम्पेयर है उसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, और अ, हम किस तरह से वोल्टेज इसको मिली वोल्ट में और माइक्रो वोल्ट में शो करवा सकते हैं। अभी अगर आपको याद हो कि यहाँ पर हमने ये चैप्टर नंबर 2 में भी इसके मतलब डिस्कशन पहले से हो चुकी है। बहरहाल, हाउ मच वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस रजिस्टर इन फिगर 3.11। अब देखो यहाँ पर 5 मिली एम्पेयर करंट है। जस्ट वी हैव टू अप्लाई ओहम्स लॉ, जो कि जैसे आप लोगों ने पहले भी किया, 280। V इज इक्वल टू आई आर अगेन। अब करंट आपके पास 5 मिली एम्पेयर है, इसको आपने रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और रेजिस्टेंस आपकी कितनी है जी इस केस 56। में? 56 है। ठीक है। 56 ओहम है, तो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 280। आपका है 280। और अब ये एम्पेयर और इसकी ओहम, एम्पेयर टाइम ओहम इज वोल्ट। एम्पेयर को अगर ओहम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले से भी बताई थी, ये जस्ट देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये टिक का निशान आपके सामने आ गया। टिक का निशान ये बता रहा है कि जी ये आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है। यहाँ पर इसी में ऐड शीट कर, ठीक है। अब शीट ऐड हुई है और देखो ये मज़ीद उसने
आपको रोल नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। सर ये टाइमर किस लिए आ रहा था? वो देखेगा कि कितने लोग स्टेबल रहते हैं इस दौरान में, ठीक है। ले जनाब, 280 मिली वोल्ट है। अब 280 मिली वोल्ट हम लोगों ने देख लिया इसका। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहता है हाउ मच वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस आर इफ आर इज 33 ओम एंड आई इज 1.5 मिली एम्पेयर। नाउ यू हैव गुड आइडिया ऑफ दैट। अगर आर हमारी 33 ओम है, आई हमारे पास 1.5 मिली एम्पेयर है, तो कितने वोल्ट होंगे? 49.5 मिली एम्पेयर। बाकी लोगों को समझ आ रही बेटा? यस सर आ रही। देखें, अगर एक बंदा बोलता रहेगा आ रही है। 49 जी बेटा 49.5 मिली एम्पेयर नहीं होगा क्या? ओके, ये जस्ट सिंपल 33 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आंसर आएगा अभी देख लेते हैं। सर 49.5। ले जनाब, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर भी खोल लिया, आपको नजर आ रहा होगा। 33 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सो इट विल बी 49.5। तो 49.5 हमारे पास आ गया है आंसर। हमने क्या किया जी, 33 को 1.5 मिली एम्पेयर से मल्टीप्लाई किया है। अब आप मुझे बताइए, इस 49.5 के साथ यूनिट कौन सी लगेगी? मिली 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 क्या सर, बेटा? मिली कौन मिली वॉट, क्या? मिली वॉल्ट सर, वॉल्ट, मिली वोल्ट। वॉल्ट। जबरदस्त। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। अगेन उसने माइक्रोवोल्ट की आपको बताया हुआ है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को सिंपल वैल्यू रेजिस्टेंस को 8 माइक्रो एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 टाइम्स 10 80 माइक्रो वोल्ट आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 3.2 माइक्रो एम्पेयर 47 ओम रेजिस्टेंस है, तो क्या आंसर आना चाहिए? सर 150.4 150.4 माइक्रो। यस सर, ठीक है। वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। माइक्रो वोल्ट आएगा। कितना जी? 150। 157। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब आप लोगों को आइडिया हो गया माशाल्लाह से। अब आप चैप्टर के बेसिक आइडियाज़ का आपको मिल चुका हुआ है। तो ये कह रहा है जी, इसमें 10 मिली एम्पेयर है, 3.3 किलो ओम है, वोल्टेज कितने होंगे? सर 33। जरा चेक करें ना। 33 सर, 33 बहुत इजी है सर, तो ऐसे कैलकुलेट। 33 33 मिली किलो वोल्ट, एम्पेयर, किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट। नो सर, 33 वोल्ट, क्योंकि मिली और किलो कैंसिल। ज़बरदस्त, क्योंकि मिली और किलो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा, इट इज़ 10 मिली, 10 मिली था ना, यस सर। टाइम्स 3.3 के, ठीक है। तो मिली और के आपस में कैंसिल हो गया, एंड 3.3 इज मल्टीप्लाई बाय विद 10, 33 वोल्ट, ठीक है। ले जनाब, आप लोग तो माशाल्लाह खूब ज़बरदस्त समझ के आए हैं। उसके बाद एग्जांपल है जी 50 माइक्रोपेयर 4.7 मेगा ओम। अब देखो वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करवा रहा है आपसे। 50 माइक्रो एम्पेयर को अगर मैं 4.7 मेगा ओम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, माइक्रो मेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 35 सिंपल आ जाएगा। 10 नीचे is to लिखा power हुआ minus आंसर 6 सर। is cancelled with 10 is to power 6। सो अब बताइए 450 माइक्रो एम्पेयर 3.9 मेगा ओम, इसके वोल्टेज कितने आएंगे? 1755 वोल्ट। 450 को 1755। जबरदस्त। 1755 वोल्ट। ये जी 1755 आ रहा है, और मैं इसमें देखना चाहूँगा, ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया।
जस्ट 3.9 को मैं 450 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, अगर मल्टीप्लाई बाय 3.9, 1755 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, ले ना भी आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आप लोगों ने आपकी आज की असाइनमेंट यही कर लेते हैं। यस सर, असाइनमेंट के तौर पर कर लेंगे जब मैं ये आप लोगों की क्लास में अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। असाइनमेंट हो, क्विज हो, अगर तो एमसीक्यूज बेस्ड होगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, वो आप लोग वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर असाइनमेंट आती है तो जस्ट उसमें आप लोगों ने अपना काम, हर बंदे ने अपना काम करना, और काम करते हुए पेपर पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, रोल नंबर और नाम सबसे पहले लिखा हुआ हो। रोल नंबर और नाम लिखते हुए उसमें कटिंग किसी किस्म की ना हो। अगर एक बंदे का रोल नंबर कटा हुआ है, इसका मतलब है कि वो दो बंदे सबमिट करवा रहे हैं। रोल नंबर और नाम में कटिंग किसी किस्म का ना हो। ठीक है, हर बंदा अपना काम करे। मेन मकसद इस सारी एक्टिविटी का आप लोगों से, आप लोगों का जो नॉलेज है वो बिल्ड करना है, रादर देन कि आपको तंग करना। ठीक है, कि जो आपकी प्रैक्टिस जो क्लास में होती थी, अब वो आप वहाँ घर बैठकर जो टाइम है उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली आप स्पेंड करें। सर ये सॉल्व करके इसकी पिक्चर आपको सेंड करनी है? कि पेपर पे सॉल्व करके उसकी पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है। ठीक है, सर, इसी ये जो असाइनमेंट में तब तक टाइम यहाँ कब पर ऐड की ऑप्शन आएगी आप लोगों की साइट पे भी। ठीक है, उसमें जैसे ही आप लोग इसको करेंगे तो ये सॉल्व होके आप इसको अपलोड कर सकेंगे। ठीक है सर, ये जो मिड्स पेपर होंगे, मिड जी। एग्जाम्स होंगे, जो इसमें एमसीक्यूज आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह? बेटा एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। न्यूमेरिकल ये पिक्चर पूरी नहीं ली गई। जी बेटा जी, लेकिन ना मैंने आप लोगों के अपलोड कर दी है असाइनमेंट भी, ताकि आप लोग के पास प्रूफ भी हो, और इसको टाइमली सबमिट करवा दीजिएगा। सर ये कब तक जमा करवाना है? सर कब तक सबमिट करवानी है? अगले लेक्चर से पहले पहले, मतलब थर्सडे से पहले पहले। ओके सर, थैंक यू। वो आप लोग अपना काम बढ़ाते जाओ, आपकी मर्जी है। आप लोग एक ही दफ़ा में अ, मतलब साथ साथ करते जाओ, वो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो चैप्टर 3 की असाइनमेंट में आपको लोगों को देनी है कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस वही चीज़ है, R इज इक्वल टू पी ओवर आई, कम्बिनेशन वही है। इसमें अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जो मेरे सामने पेपर्स में वो आप लोगों की जो मिस्टेक्स आई हुई हैं, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। पेपर का प्रेशर जब आएगा आप लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर की बजाय कोई बंदा कर रहा होगा आई ओवर आर। दैट विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। ठीक है, ये गलत होगा। उसके बाद कोई बंदा करेगा जी आई इज इक्वल टू डी आर। ये भी मेरे पास रिजल्ट्स आए हुए हैं, वो भी गलत है। क्योंकि आई वी इज इक्वल टू, अगर आई आ रहा है, अगर वी इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो मैंने अगर आई निकालना तो आर इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी आर गलत है। इसी तरह आर इज इक्वल टू, कुछ लोग लिख देंगे वी आई, जो कि फिर गलत है। ठीक है, हालांकि क्या है, अगर v इज इक्वल टू आई आर है तो इस केस में r को अगर फाइंड करना तो वी आई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला ये यहीं से निकाल सकते हैं हम, r इज इक्वल टू वी ओवर आई। होपफुली यू गॉट दैट। यस सर। लो जनाब, आसान आसान बातें हैं, अभी मुश्किल हमने कुछ की नहीं है। और इसी तरह अगर आपके पास 150 वोल्ट हैं, 4.55 मिली एम्पेयर करंट है, तो जस्ट 150 को 4.55 से डिवाइड किया, 33 आ गया। और 10⁻³ था मिली की वजह से, और -3 ऊपर आकर क्या हो गया, +3।
तो 33 किलो ओहम बन गया। ले जनाब, अगली बात वही कह रहा है 1.10 मिलियन पेयर है, 75 वोल्ट है, तो क्या रेजिस्टेंस होगी? प्लीज मुझे आप लोगों के आंसर चाहिए। 68.18 मिली ओम। बाकी लोगों को भी बोलने दो। 68.1 सर 68.18 किलो किलो एम्पेयर है। ओ किलो ओहम है, सॉरी सर, किलो ओहम। फिर सोच लो यार। सर 68 पॉइंट सर किलो ओहम क्यों आएगा? 68.18 ओहम क्यों नहीं आएगा खाली? सर वो मिली अच्छा है, वो किलो में हो जाएगा। नहीं, देखो 1.10 मिलियन पेयर है ना, 68.1 किलो तो ओम। 75 डिवाइडेड बाय ये 1.10। 1.18 ठीक है। ओके अब सर, मैं ओके ओके जैसे सर। अभी प्लीज प्लीज सुनिएगा, इधर देखिएगा पेपर पे। ये जो मैं, अगर आप इधर देखें तो 75 डिवाइडेड बाय 1.10 था ना। यस सर। अच्छा, अब सिंपल इसका मुझे आंसर बताइए। 68.2 सर 68.18 68.18 68.18। सर अब 68.2 मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेटली। 1.10 को मैंने सिर्फ 1.10 को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब अगली चीज़ आप देखिएगा, अब 1.10 75 के साथ मैनिपुलेट हो गया, बाकी रह गया ये मिली। अब अगर इस मिली को मैंने सॉल्व करना है, दिस मिली विल ऑटोमेटिकली बिकम किलो। किलो। ठीक है। और अगर मैं वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर करूंगा तो वो क्या आता है? ओहम। ओहम। 68.18 किलो ओहम। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। जी सर, इजी कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। ले जनाब, आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आ, ये भी उसी तरह उसने किया हुआ है कि वोल्टेज उसके 150 वोल्ट हैं, करंट 68.2 माइक्रो एम्पेयर है, और माइक्रो, आप देखिएगा ये माइक्रो ऊपर जाकर के आ जाएगा, मेगा में कन्वर्ट हो गया। और 150 डिवाइडेड बाय 68.2, इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज 2.2। सो here it is 2.2 mega ohm. Got it? यस सर। ले जनाब, अगली बात करते हैं आगे। ये एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम है। मैं इसी असाइनमेंट, इसी जो इस क्वेश्चन को भी असाइनमेंट का हिस्सा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस रहे। ओके सर। ओके सर। ताकि आप लोग जब आगे चैप्टर नंबर 4 5 यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त आप लोगों को आसानी हो जाएगी। इन चीज़ों में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे यस सर। कि क्या क्या सर ये मतलब है या सबमिट कर कैसे। करवा। अगले लेक्चर से पहले। ओके सर सर। आप ये चैप्टर भी हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। जी बेटा। चैप्टर 3 भी हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, आपने अब तक नहीं किया हुआ। जी मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर edit के option। ले अपलोड भी सेव कर दिया इसको। अब दोनों आपको असाइन हो चुकी होंगी। और चैप्टर आप कह रहे हैं चैप्टर भी शेयर कर दो। चैप्टर साथ शेयर कर देते हैं। वैसे तो मैंने बुक पूरी बुक शेयर नहीं की आप लोगों से। नो सर, आप नो सर, चैप्टर वाइज आप पोस्ट कर। नो सर, चलें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की स्लाइड्स हैं और आप बस। शेयर कर दें आप। जी जी मैं कर रहा हूँ सर, ये देखें चैप्टर 2 वर्ड से करना से। और ये ठीक है।
ये भी अपलोड हो गया। नाउ कम बैक टू टॉपिक। इसमें अगर हम देखें इंट्रोडक्शन टू ट्रबल शूटिंग है, ट्रबल शूटिंग में हम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आ, अभी चूँकि हम प्रैक्टिकल साइड पे नहीं जा रहे, फ़िलहाल ये चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। उस लिहाज से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंक्लूड होता है, और अब असल जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 है। अब चैप्टर नंबर 3 में जो मैंने आप लोगों को दिखाना है, देखिए सेल्फ टेस्ट के लिए चैप्टर के एंड पर उसने कुछ एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं और कुछ और क्वेश्चन भी हैं। आप इन सब को ट्राई करें। देखो, एक दफ़ा इसको गो थ्रू लाजमी करना है। अगर आप गो थ्रू नहीं करेंगे तो मैंने अभी आज ही पेपर का रिजल्ट सबमिट करवाया है। बहुत जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्सेप्चुअली गुड भी थे, बट दे वर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। और इस केस में जो ऑनलाइन सेटअप है इसमें नेग्लिजेंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप पर उस तरह से चेक नहीं होगा। फिर भी बार बार आप लोगों को असाइनमेंट और क्विज़ देने का मकसद कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी इसका, बल्कि एक काम मैं करता हूँ, अगले जो हमारा अगला नेक्स्ट थर्सडे आएगा उसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स का एक क्विज कर लेते हैं। आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा ओके सर, ठीक है। कर ले एक आप लोगों का डेमो भी हो जाएगा इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट ट्यूसडे को जो हमारा सेशन नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा उसमें एक हम क्विज कर लेंगे छोटा सा। ठीक है, यस सर, ओके। चैप्टर पढ़ाया है उसमें सिर्फ ओम लाइफ पढ़ाया था आपने? ओके सर। उसमें से कुछ और भी पढ़ाया था आपने? जी बेटा, चैप्टर 3 में से सिर्फ ओम ला ही इम्पोर्टेंट था बेटा। ओहम्स लॉ ही डिस्कस हो रहा था अभी भी। चैप्टर 3 का नाम ही ओहम्स लॉ है। उसके अंदर सारा हमने, यानी पहले उसकी हमने थ्योरी को पढ़ा, फिर फॉर्मूलेशन को देखा। फॉर्मूलेशन देखने के बाद हमने हाउ टू कैलकुलेट करंट, हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ऑल 3 ऑफ दीज वर कैलकुलेटेड यूजिंग ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ओहम्स लॉ इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस के वो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत कोई आसान चीज़ है। इसमें जब बंदा वो कुछ बहुत आसान चीज़ें भी बाज़ हमें वो हमारे लिए मुश्किलात का बायस बन जाती है। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है जी एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी आउटलाइन में पावर इन सर्किट, रजिस्टर, पावर रेटिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वर्जन एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस एंड पावर सप्लाईज। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पावर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं हम, तो उसमें आपको इस चीज़ का तो आइडिया है, P इज इक्वल टू W और T। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो P है वो पावर है इन वाट्स, W है एनर्जी इन जाउल्स, और T है टाइम इन सेकंड। ठीक है, और 1 वाट क्या है, इज द अमाउंट ऑफ पावर व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन 1 सेकंड। अब इसमें जो आप लोगों ने जैसे अभी हमने मीट्रिक प्रीफिक्सेस को देखा था, उसमें अगर वोल्ट था तो उसमें हमने किलो वोल्ट भी देखा। यस सर। उसके बाद अगर हमने करंट को देखा, एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर भी देखे, माइक्रो एम्पेयर भी देखे। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम पावर की बात करते हैं तो वाट इसकी यूनिट है, और इसकी जो मेट्रिक प्रीफिक्सेस इसके साथ मिली वाट, माइक्रो वाट, और लार्जर साइज पर या तो क्या आएगा, किलो वाट्स हैं और मेगावाट हैं। ठीक है, तो और एक हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर की जो पावर को मेजर करने के लिए नॉर्मली जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है ना, वो है 1 हॉर्स पावर। ये जो सिस्टम इंटरनेशनल से पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, और अभी भी मोटर की हम कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हॉर्स पावर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स।
कार्स के लिए भी हॉर्स पावर 46 होती है वाट सर। अगर अगर एक मोटर कंज्यूम कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है जी, 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर। ओके, उसके बाद अगली जो चीज़ है ये हमें पता है W इज इक्वल टू पावर टाइम्स टी। जैसे अगर हम देखें उसको, पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ओहम्स लॉ में किया था, तो उसी तरह P इज इक्वल टू W ओवर T। तो T को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पावर से तो P टाइम्स T विल बी इक्वल टू एनर्जी। तो इससे हम एनर्जी को भी, अगर हमें पावर पता हो तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी, पावर का हमें आइडिया हो तो हम उससे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। ये जी सर। सर अगर हमारे पास यानी कि पावर और वर्क डन हो तो हम सर उससे टाइम भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो। एग्जैक्टली कि देखो, अब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम, उसने कहा जी, अगर क्वेश्चन ये है पर्टिकुलर टाइम में हमने 100 जूल एनर्जी इस्तेमाल की और हमारा जो पावर कंज्यूम हो रही थी वो 20 वाट थी। तो कितने टाइम में ये एनर्जी कंज्यूम हुई? अगर वो सवाल ये देता है कि पावर मीटर इज शोइंग 20 वाट, या ये कह दें कि हमारा लोड जो है वो 20 वाट का है और हमारे एनर्जी मीटर ने हमें 100 जूल एनर्जी शो की है कि 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई है, तो बताइए कि इस पर्टिकुलर अप्लायंस ने कितनी देर में ये एनर्जी इस्तेमाल की? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। जो आपके सवाल का जवाब मिल गया ना बेटा आपको? यस सर। ओके यस सर। अब पावर, ये सारी वो बातें हैं जो हमने फिजिक्स में आई थिंक 10th में या FSC में पढ़ी हुई है। अगर किसी को बच्चे को समझ नहीं आ रही, किसी के लिए ये बात नहीं है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं अभी तक के लिए जो हमने डिस्कशन की हो। नो क्वेश्चंस मींस समझ आ गई। मैंने दो बातें की हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। अगर एनर्जी की यूनिट जाउल हो, टाइम की यूनिट सेकंड हो और पावर की यूनिट वाट हो, तो हम कहेंगे 1 वाट ऑफ पावर is equal to 1 joule of energy that is consumed in 1 second of time, right? तो उसके बाद मैंने कहा कि जिस तरह हमें पावर की वोल्टेज की स्मॉलर यूनिट्स पड़ी थी और करंट की स्मॉलर यूनिट्स पड़ी थी, इसी तरह हमारे पास पावर की भी स्मॉलर यूनिट्स भी हैं और बिगर यूनिट्स भी हैं। ठीक हो गया? उसके बाद अगली बात मैंने ये की है, वही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, रेट ऑफ वर्क डन। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, बात एक ही है, मतलब उन सबका एक ही है, W ओवर T, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये आप वो जस्ट उसी फॉर्मूला को इसने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ जो इसमें डिस्कशन हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब डिफरेंट उसने पावर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि कॉमनली हमें नज़र आती हैं। वो कहता है इसका मीट्रिक प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए आपने इसको एक्सप्रेस करना है। 0.045 वाट अब आपके सामने लिखी हुई है। अगर हम पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है जी, 10 की पावर्स माइनस में उसके साथ मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी।
10 की माइनस मिली पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब 3 स्टेप्स आगे गए हैं। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में जाते तो इट शुड बी 4.5 10 raised to power -2, बट वी विल फोकस ऑन इंजीनियरिंग नोटेशन। इन दैट केस हम हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी जो प्रीफिक्स है उसके केस में जो हमारे पास 10 की जो पावर बन रही है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। गुड। प्रीफिक्स। तो क्वेश्चन है, जी जी जो मैट्रिक प्रीफिक्सेस होती हैं वो भी अमूमन कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग नोटेशन में होती हैं। कौन सी? मैट्रिक प्रीफिक्सेस वो भी इंजीनियरिंग नोटेशन में होती हैं, ऐसे ही है? बेसिकली मैट्रिक प्रीफिक्स इंजीनियरिंग नोटेशन की बात है। पहले साइंटिफिक नोटेशन आई, उसका अगला स्टेप आ गया इंजीनियरिंग नोटेशन, उससे अगला स्टेप आ गया मैट्रिक प्रीफिक्स। यानी वो इंजीनियरिंग नोटेशन में अगर आप 10 इस तरह लिखो, ये देखो ये आपके सामने मैं अगर इसको इस तरह लिखता हूँ 3 × 10 raised to power -3 एम्पेयर। अब इसकी बजाय अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 3 मिली एम्पेयर, टाइम भी बचा, स्पेस भी बची, एफर्ट भी बची। अच्छा भी लग रहा है। मैट्रिक प्रीफिक्स हमारे पास यानी हमारी स्पेस बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, एफर्ट बचाने के लिए हमारे पास एक टूल है। ठीक है। अब आप बताइए कि 1 मिली वाट ऑफ पावर में कितनी पावर होगी? 0.00 बता दें जरा। 0.00। अच्छा, इसमें आप गौर से देखिए, मैं दोबारा इसको जूम इन मजीद इसको कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बेहतर नजर विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए इसकी। रिलेटेड प्रॉब्लम जरा बता। जी जी, मैं ये बताने लगा बेटा। अब पहले इन्होंने कहा, एक फरमाइश ये आई कि पॉइंट वाली वैल्यू बता दें। ये देखिएगा, हमने ये बात की कि जितने डेसिमल प्लेस को जितना हम लेफ्ट टू राइट मूव करते चले जाएंगे उतना ही 10 की पावर माइनस में उसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। स्टेप नंबर 1, 10 raised to power -1, 10 raised to power -2, 10 raised to power -3, 10 raised to power -4, 10 raised to power -5, 10 raised to power -6। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ तक आने में मेरे पास 6 स्टेप बने हैं, तो इसलिए मैंने 10 की पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। और 10 raised to power -6 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है माइक्रो। क्या मतलब है जी? माइक्रो। उसके बाद अगली चीज क्या है? और उसके बाद अगली चीज है जी हमारे पास ये 3500 ये 10 मेगावाट है ना, ये बेसिकली 10 मिलियन वाट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, 10 बिलियन वाट जो पावर थी उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किस तरह से, 10 × 10 raised to power 6। यस सर। होपफुली बात आपको क्लियर हुई होगी। यस सर। ले जनाब, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर 1 माइक्रोवाट है, तो अब आप इसको, ये उसका एग्जैक्ट जो ऊपर हमने काम किया ये उसका एग्जैक्ट उलट है। 1 माइक्रोवाट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मैं जस्ट आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा। 1 माइक्रोवाट, अब माइक्रो मीन्स 10 raised to power -6 वाट। अब -6 को हमने अगर रिप्रेजेंट करना है तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे अपनी जगह पर, और 50 के बाद अब हम स्टेप पीछे जाना शुरू हो गए हैं। यस सर। 10 raised to power, अब 10 raised to power कितना रह गया, -5। यस सर। यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। पहले हमें ये यहाँ लिखा हुआ ना, एक स्टेप 10 raised to power -5, दूसरा स्टेप
10⁻⁻4। तीसरा स्टेप 10⁻⁻3। चौथा स्टेप 10⁻⁻2। फिर 10⁻⁻1। फिर 10⁻0। 0। तो ये क्या आ जाएगा जी? 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा जी पॉइंट। यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को यहाँ से उठाया है और मूव करना शुरू किया है, ठीक है। तो इट विल बी 0.Penta 0 1। होपफुली आपको बात समझ आ गई हो। यस सर। सर दोबारा ओके, बता दो। अभी बता दें। मैं दोबारा बता रहा हूँ जी। ये क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कितने स्टेप पीछे आना है, ठीक है। ये मैं आपके 1000 सामने 1 माइक्रो वाट लिख रहा हूँ। 1, क्योंकि हमें अगले स्टेप का तो पता चल जाता है, स्टेप बैक कैसे करना है वो हमें आइडिया नहीं होता, ठीक है। अब इस वक्त पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पड़ा हुआ है। इस पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन को, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁻6। 1 माइक्रोवाट का मतलब क्या है? 1 × 10⁻⁻6 वाट। बेटा एक्स्ट्रा माइक ऑफ कर ले प्लीज, गुजारिश है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं लग रहा जिसका माइक ऑन है। सर ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अच्छा जी, अटेंडेंस भी साथ साथ में करता जाता हूँ। लेना अब मैं ये बताने लगा था आपको कि 1 × 10⁻⁻6 है, तो इस वक्त पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर है। वो कहता है कि बगैर मीट्रिक प्रीफिक्स के, बगैर साइंटिफिक नोटेशन के आपने लिखना है इसको, ठीक है। तो क्या होएगा, जैसे जैसे मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा, ये जो पावर है ये कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से मैं यहां आया हूं, 10⁻⁻5 रह गया। अब एक और स्टेप पीछे आया। एक और स्टेप पीछे आने का मतलब कोई डिजिट यहां पर होना चाहिए। इफ देर इज नो डिजिट आई विल प्लेस 0। अब 10⁻⁻4 रह गया। एक और स्टेप पीछे आया, 10⁻⁻3 रह गया। एक और स्टेप पीछे आया, 10⁻⁻2। एक और स्टेप पीछे आया, 10⁻⁻1। एक और स्टेप पीछे आया, 10⁻0। यानी ये वो पॉइंट आ गया। इस वक्त पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में यहां पर लाकर प्लेस कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, बगैर किसी 10 की पावर के। तो 1 2 3 4 5 .0000001। सो इट इज 10⁻⁻6 इन जनरल फॉर्मेट। बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। यस सर। जबरदस्त। जी सर हो गई है। तो अब इस चीज को हमने अगर समझ लिया है, तो अब आगे इसको मैं आगे अगली डिस्कशन करते हैं। ये सी वाला मिली है ना? जी बेटा, सर ये सी वाले का क्या आंसर आएगा? ये मिली है 100 मिली वाट। आप बताइए इसके अंदर क्या आना चाहिए? सर 1 वॉट। 1 आएगा सर। 1 वॉट आएगा। 1 वॉट। इसका 1 वाट ही आएगा, ठीक है। यस सर। तो अगली बात इसमें चलते हैं हम। सर अगर हमारे पास यही फार्मूला हो, P इज इक्वल टू W/T, अगर वो कह दे टाइम फाइंड करना है, तो तब फार्मूला क्या होगा सर? बेटा वही फार्मूला। अगर देखो हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास पावर। पावर है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं।
एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। ठीक है, नहीं एनर्जी, अगर मेरे पास पावर है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम निकालना है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर, सिंपल। यस लेकिन सर। लेकिन कभी ऐसा पूछेगा नहीं, ऐसे फनी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो असल में जिस चीज़ की तरफ लाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा आगे जाकर आएगा। आगे है ये किलो वाट आवर, इट्स अ बिगर यूनिट, किलो वाट आवर। एक किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? सर हमने तो पावर की यूनिट पढ़ी थी इसको थोड़ा सा एनर्जी लेफ्ट की। साइड पर स्क्रॉल कीजिएगा, जी बेटा। लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल कीजिएगा। जी सर। तो आप लोगों ने तो आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि सर हमने तो एनर्जी की यूनिट पढ़ी थी जाउल, तो एक किलो वाट आवर कहाँ से आ गया? अब किलो वाट आवर को समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर पेपर पे ला रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी से डिस्कस कर सकें। ले एक सेकेंड, इट इज बिट वर्ड्स। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि हमें पता है कि ये कह रहा है जी ये एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, अब अगर आपने एनर्जी की यूनिट पीछे पढ़ी कि पावर टाइम्स टी, एनर्जी की यूनिट आपने पढ़ी पावर्स टाइम टी, और पावर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी पावर की, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी। एक्स्ट्रा माइक ऑन है किसी का, प्लीज बंद कर दें। जूल ओवर सेकेंड, यानी 1 joule, if 1 joule of energy is consumed in 1 second, the power is 1 watt. In other way, I can say that if one watt is consumed for 1 second, if 1 watt power is consumed for 1 second, energy is equal to joule. अब वापस इधर आते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है जाउल, वाट और सेकंड। ठीक हो गया? अब मैं वापस इधर लेके आ रहा हूँ किलोवाट आवर। अगर मैं इसको अपनी स्टैंडर्ड यूनिट पे लेकर आना चाहता हूँ कि ये किलोवाट आवर कितने जाउल के बराबर है, ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं? 1000 ले जनाब, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट आ गए। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली मैं इसको रिफ्लेक्शन से रोकना चाह रहा हूँ, जो कि सर हमें नजर आ रहा है। ओके ओके सर आ रहा है। अब एक नजर आ रहा है 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600 ले जनाब, 1 hour means 3600 second and 1 kilowatt means 1000 watt. So if I multiply both 3.6 मेगाजूल, तो ये क्या आ जाएगा जी? 3.6 मेगा जूल। सर वॉट है अभी भी, तो ये तो जूल कैसे आ गया? बेटा एनर्जी निकाल रहे हैं अभी अभी। अगर वो आप बुक को देखें जिसमें हम देख रहे थे किलोवाट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी, वो तो ठीक है, किलो वॉट है ना, तो आपने वॉट को अभी चेंज नहीं ना किया जूल में। मैंने कर दिया। ये वो अब वाट दोबारा और सेकंड देखिए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए किलोवाट
ये वॉट में आ गया और आवर ये सेकंड में आ गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या ठीक। हमें मिल रहा है? 3600,000 जाउल। 3600,000 जाउल का मतलब क्या है कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। अब इतना वो बड़ा यूनिट लिखने की बजाय वो क्या लिखते हैं जी? KWH, किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर इस तरह का नाम आप लोगों ने पहले कहीं सुना है अप्लाइड फिजिक्स से पहले? यस सर, किलो हमारे वाट होम आवर, अप्लायंसेस के बिल्स भी किलोवाट आवर के जबरदस्त, वेरी गुड। कैलकुलेट होते हैं। हमारे जो बिल होते हैं नॉर्मली उस पर किलो वाट आवर लिखा होता है। इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं बिल्स। जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटे में 1 घंटे तक 1000 वाट ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं तो आप 1 किलो वाट आवर, यानी आपने इतनी एनर्जी इस्तेमाल की। मैं दूसरे अल्फाज में, यानी अगर आप 3600,000 जाउल ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो आपने 1 यूनिट एनर्जी इस्तेमाल की। मैं अब आपको आपकी कन्वेंशनल फिजिक्स से उठाकर इस फिजिक्स में ला रहा हूं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम उसको इलेक्ट्रिकल टर्म्स में सीख रहे हैं। ठीक है, यानी आप 3600,000 जाउल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वो ये कहता है जी आप 1 यूनिट आपको पे कर 1 यूनिट की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी आप ये समझ लें कि आपको एनर्जी कितनी सस्ती मिल रही है। 18 रुपये में आपको अगर 1 यूनिट मिलता है तो आप उस 1 यूनिट में कितने जाउल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? 36 लाख जाउल, 3.6 मिलियन जाउल, इतनी एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं इन 1 आवर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? यस सर। ले जनाब आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग सिंपल एनर्जी की बात कर रहे हैं और पावर की बात कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा मैंने कहा कि हम इसको इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाकर मैं इसको कनेक्ट करने करूंगा इलेक्ट्रिकल की टर्म्स के साथ। फिलहाल मैंने आपको एनर्जी की बड़ी यूनिट आपको दिखा दी। अब ये कह रहा है कि किलो वाट आवर आप डिटरमिन करें। अगर आपने 1400 वाट को 1 आवर के लिए इस्तेमाल किया तो क्या कितनी आपकी एनर्जी आपने कंज्यूम की? नीचे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। 1400 वाट को अगर हम मेट्रिक प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट करें इट इज़ इक्वल टू 1.4 किलो वाट, और 1.4 किलो वाट को 1 आवर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब आ गया 1.4 किलो वाट आवर। बात क्लियर? अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अगर आपके घर में जो आपकी इस्त्री है वो 1000 वाट की होती है, वो आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हो तो आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की? 1 यूनिट। 1 किलोवाट। 1 यूनिट, 1 किलो वाट आवर। ज़बरदस्त हो गया जी। तो इसी तरह अब ये 100,000 वाट ऑफ फॉर 5 आवर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सी पार्ट है 100 किलो वाट के बराबर है। 5 से मल्टीप्लाई किया 100,000 को तो 500 किलो वाट आवर आपके सामने इसका आंसर आ गया। कहते हैं कि अगर 250 वाट का एक बल्ब है, 8 घंटे तक उसे चलाया हमने, तो 250 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 ये आ जाएगा 2000। 2000 वाट आ जाए 2000 वाट आवर, 2000 वाट आवर। ठीक है, आवर 2000 वाट 2 आवर, किलोवाट। यानी 2 ये किलोवाट मल्टीप्लाई है किसका? किलोवाट वाट का और आवर का, तो इसलिए किलो से का वाट आवर आ गया। 2000 वाट आवर का मतलब क्या आ गया? 2 किलो वाट आवर। 2 किलोवाट। इसका मतलब हमने 2 यूनिट एनर्जी के इस्तेमाल कर लिए। अगर 8 घंटे तक आपने 250 वाट का बल्ब यूज़ किया, आप लोगों के पास तो ब्लेसिंग है। हमारे जो नॉर्मल घरों के अंदर जो लैंप हैं या बल्ब हैं वो कितने वाट के होते हैं?
13 सर वाट 120। 8 वाट यस 8 वाट होता है, ठीक है। तकरीबन 8 वाट का, 10 वाट का, बहुत ही कोई छलांग लगाए तो 12 वाट का। यानी किसी को बहुत इल्यूमिनेशन चाहिए हो तो वो क्या कहता है जी, वो लगा लेगा। बेटा माइक ऑफ रखें एक्स्ट्रा। सर वाट तो को वो वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो यही मैं यही तो आज का वो कहते हैं एक पेंडिंग क्वेश्चन चला आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर में सॉल्व होने लगा है। फिलहाल वो ये कह रहा है जी 200, मैंने कहा 8 वाट अगर वो एनर्जी यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वाट आप कितने घंटे आप चलाएंगे तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर आपको कोई कहता है भाई बिजली खर्च हो रही है, आप उसको बता सकते हो कैलकुलेशन करके कि जी ये, क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो है ना वो लाइट ऑफ नहीं करते, तो अक्सर डांट इसी में पड़ती है। आप फिर फार्मूला के जरिए साबित करके दिखा सकते हो कि जी इससे बहुत ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होती। जो असल बिजली खर्च होती है वो तो वो चीज़ हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जो एलईडी लाइट्स हैं जो 8 वाट की या 10 वाट की, अगर मैं 10 वाट की बात करता हूँ, 10 वाट का जो एलईडी बल्ब है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली 100 घंटों तक चले, 100 आवर्स तक अगर वो ग्लो करता है, तब वो 1 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी अगर आपने 100 घंटे आपने उसको लगातार जलाया है, तब जाकर वो 1 यूनिट कंज्यूम 1 करेगा। यूनिट जी लेगा। ठीक है। तो 1 घंटे, यस अगर आप एक दिन में 8 घंटे भी उसको जलाते हो, तो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 10 से, तो तकरीबन 12 12 96, से सर 12 दिन अगर आप उसको 8 घंटे मुसलसल जलाते रहो तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। बात समझ आ रही है? तो यस सर। यस सर यस सर। इसलिए जो है ना जी वो सर। अपने घर के बाहर जो है ना, आप इसको वो एरिया को इल्यूमिनेट रखा करो। ये नेकी है और मुफ्त की नेकी है। 1 यूनिट 1 से 2 यूनिट पूरे महीने में कंज्यूम होंगे आप पे, ठीक है, रोशनी भी हो जाएगी। तो अब आप लोगों को बात समझ आ गई। अब डिफाइन पावर, पावर को आपने डिफाइन आप कर सकते हैं क्या है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी अब फॉर्मूला ऑफ पावर क्या है, W/T। वाट को डिफाइन कर लिया कि 1 जॉल ऑफ एनर्जी जब 1 आवर तक कंज्यूम, 1 सेकेंड तक कंज्यूम होगी तो वो यस सर। 1 वाट होगा। इसी तरह ये सारी आप लोग कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पावर किस तरह से मेजर की सर जाती है, टाइम हो दिस गया इज द होगा। क्वेश्चन। बस ये आखिरी बात, वो हमारी रिकॉर्डिंग भी नहीं देर से सर, शुरू तो हुई ना। थोड़ा सा अच्छा लेट आखिरी आएगा। बात, आप लोगों का आगे लेक्चर तो नहीं है ना कोई? सर आप पढ़ाएंगे नो सर। मजमूई दिक्र अच्छा में बस। बस आखिरी बात कि पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट हम किस तरह से निकालते हैं, ये द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं अटेंडेंस दोबारा मार्क कर लूँ। ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ ये एक एरो हेड बनता है और वो अटेंडेंस आप लोगों की लग जाती है। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता कि आप लोग कितनी देर प्रेजेंट रहे। अब आप लोगों ने, सर आप पूरा लोगों से मेरा लेक्चर ही सवाल प्रेजेंट है, है, सारा लेक्चर सुन रहे हैं। आप लोगों से मेरा सवाल है, अच्छा रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पास सारा एक्सेल की शीट में आ रहा है। अगर आप लोग आखिर में मैं वो भी दिखा दूंगा आपको कि V इज इक्वल टू वोल्टेज क्या है, एनर्जी पर यूनिट, टाइम। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को करंट की डेफिनेशन भी आती है, वो क्या है? सर फ्लो वोल्टेज ओवर चार्ज। रेजिस्टेंस। रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। T। अच्छा यहाँ पे मैं E की बजाय W इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आप पीछे पावर का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, W/T। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको गौर से देखें, दोनों जो पैरामीटर्स हैं जो पावर के हैं वो इन दो इक्वेशंस में मौजूद हैं। वन इज W मींस एनर्जी एंड वन इज टाइम। टाइम। ठीक है, चार्ज अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मुझे W/T मिलेगा। देखिएगा जरा, V टाइम्स I
इज इक्वल टू W ओवर Q एंड Q ओवर T। ठीक है, तो Q से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी W ओवर T। तो V टाइम्स I किसके बराबर आ गया? पावर W ओवर T के। तो W ओवर T की डेफिनेशन पीछे पढ़ के आए, इट्स इक्वल टू पावर। यानी अगर मैं पावर को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में निकालना चाहता हूं तो जस्ट मैं क्या करूं, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर होम अप्लायंस की पावर को कैलकुलेट कर सकता हूं। फेयर इनफ? यस सर। यस ले सर। जनाब, अब आपको ये पता चल चुका है कि पावर हम किस तरह से, इलेक्ट्रिकल पावर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने आज जो देखा है ओहम्स लॉ की जो बाकी जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको देखा, एग्जांपल से हमने वोल्टेज करंट को कैलकुलेट करना देखा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 पे जंप करके आगे हमने इलेक्ट्रिकल पावर और हमने सिंपल पावर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को देखा। उसके बाद हमने पावर की डिफरेंट यूनिट्स को देखा। उसके बाद हमने पावर से एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को स्टडी किया। और फिर आखिर में हमने एनर्जी की बिगर यूनिट देखी, दैट वाज किलो वाट आवर। ठीक है, और उसके बाद हमने सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद आखिर में इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हमने वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई किया, उनकी इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ जो थी वो इस तरह से मल्टीप्लाई हुई कि Q से कैंसिल हो गया और W और T वो एक्चुअल पावर के फार्मूला के बराबर निकला है। तो हमें पता चल गया कि यार ये तो वही चीज़ है, ये तो वही फार्मूला जो पावर का था। तो इसलिए अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पावर को, तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई V इंटू I। तो इससे अगली जो बातें हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होंगी। बहुत सारी बातें पहले आपको पता है कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगी और कुछ रिपीट भी होंगी। उसके बाद डबल आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो अभी तक जो हमने आज पढ़ा है इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। किसी ने रेज हैंड किया था? नो सर। जबरदस्त। तो अपना ख्याल रखिए। जी जी सर। मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक को मैथ का भी क्विज ट्यूसडे को, तो इसलिए क्या था थर्सडे को रख लें या किसी और डे को रख लें क्विज, फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगा मैथ का भी क्विज। यस सर, ऐसे कर लें। यस सर। चले आप मैं जो नेक्स्ट थर्सडे है उस दिन आप लोगों का क्विज आप लोगों को आ जाएगी और ईमेल आ जाएगी। और सब लोगों ने एक खास जो काम है, हर बंदा अपना क्विज खुद सॉल्व करे। ठीक है? ओके सर। एक तो आप लोग अपना रोल नंबर खुद एंटर करते हैं, रोल नंबर और नाम। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो है वो सर को पता नहीं चलेगा, मैं किसी दूसरे का भी क्विज सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक दो केसेस पहले से भी उनको के खिलाफ एक्शन हुआ है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए आप लोगों को आइडिया नहीं है। आप लोगों को बगैर बताए आपके जो फॉर्म हैं उसमें से ऑटोमेटिकली आपका ईमेल फेच हो जाता है कि एक्चुअली पीछे बंदा कौन है काम करने वाला। फ्रंट एंड पे तो रोल नंबर A और नाम भी A है और उसके पीछे ईमेल आ रहा होगा B का। तो इस तरह का नुकसान होगा, A का भी नुकसान होगा और B का भी नुकसान होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सर ये एक मसला है सर, वो सीआर वाला सर वो सॉर्ट आउट करवा दें। अच्छा, सीआर कौन है सर? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर आपका मसला भी सॉर्ट आउट कर देता हूँ।